हेलो बच्चों, मैं मारुति पाठक, रेजोनेंस में फ़िज़िक्स टीचर। तो देखो, आज नीट 2022 का जो पेपर हुआ था उसको हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 के बाद वाले क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 26 से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसमें हमको दे रखा है कि बोर्ड्स मॉडल है, उसमें कोई हाइड्रोजन एटम है, उसमें इलेक्ट्रॉन जब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में तब उसकी काइनेटिक एनर्जी T1 और सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में इसकी काइनेटिक एनर्जी T2। तो T1 और T2 का रेशो निकालना है। तो इसमें एक थोड़ी सी चीज़ ध्यान रखना कि ये जो है ऑर्बिटल नंबर नहीं, एक्साइटेड स्टेट है। तो हमको पता है कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब n=2 और सेकेंड एक्साइटेड स्टेट मतलब n=3। तो इसमें काइनेटिक एनर्जी का रेशो देखना है। तो हमको पता है कि बोर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग रिवॉल्व कर रहे इलेक्ट्रॉन की स्पीड किसके प्रोपोर्शन होती है, Z/n के प्रोपोर्शन होती है। अब हाइड्रोजन एटम है, उसका Z तो कांस्टेंट रहेगा। तो इस बार इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड है वो 1/n पे डिपेंड करेगी। तो बस इलेक्ट्रॉन की स्पीड 1/n पे डिपेंड कर रही है, तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी ऑब्वियसली 1/n² पे डिपेंड करेगी। तो बस हम बोल सकते हैं कि फर्स्ट केस में काइनेटिक एनर्जी और सेकेंड केस में काइनेटिक एनर्जी का रेशो उल्टा n2² हो जाएगा। तो बस n2 तो कितना है 3 का स्क्वायर, अपन n1 कितना है 2 का स्क्वायर, तो रेशो 9/4 आ जाएगा। इस टाइप से इसको कर सकते हैं। चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। तो इसमें हमको दे रखा है कि V वोल्टेज की बैटरी है और उसके साथ हमने 2 पीएन जंक्शन डायोड लगाए। तो हमको देखना है कि किस केस में इन दोनों पीएन जंक्शन डायोड के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप सेम होगा, वो देखना है। तो ये तो मतलब इसमें तो फिजिक्स की कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है, तो मेंटल एबिलिटी ऐसा क्वेश्चन है। तो तुम बताओ कि ये जो ए केस है उसमें ये भी पीएन जंक्शन डायोड और ये पीएन जंक्शन डायोड दोनों सेम ओरिएंटेशन में, ये भी पीएन ये भी पीएन। तो बता फर्स्ट केस में दोनों पीएन जंक्शन डायोड सेम ओरिएंटेशन में है। तो बता दोनों बिल्कुल सिमेट्रिकल हैं, जो इसके साथ होगा वही इसके साथ होगा। तो बता इन दोनों के अक्रॉस वोल्टेज सेम होगा, मतलब बैटरी का वोल्टेज V है तो इसके अक्रॉस भी वोल्टेज V/2 और इसके अक्रॉस भी V/2। ऐसे सी ऑप्शन में भी वही है कि बता इसमें ये NP और ये भी NP, तो यहाँ भी दोनों डायोड सेम ओरिएंटेशन में। बताओ ना, ये भी NP और ये भी NP ना, तो दोनों डायोड सेम ओरिएंटेशन में। यहाँ भी दोनों सिमेट्रिकल होंगे, जो इसके साथ होगा वही इसके साथ होगा। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस होगा उतना ही इसके अक्रॉस भी होगा। तो बैटरी का V है तो इसके अक्रॉस V/2 और इसके अक्रॉस V/2। तो ए और सी इन दोनों केस में दोनों डायोड सिमेट्रिकल हैं, सेम ओरिएंटेशन में, तो दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। तो सेकेंड आंसर होगा। लेकिन जो बी ऑप्शन है, जो बी केस है, उसमें दोनों सेम ओरिएंटेशन में नहीं है। ये PN है और ये NP है, दोनों सेम ओरिएंटेशन में नहीं है, मतलब इसमें दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम नहीं होगा। कितना होगा उसको भी तुम चाहो तो चेक कर सकते हो, है ना। पीएन जंक्शन डायोड है तो उसका डायग्राम ऐसे ही बनेगा ना, और ये इस टाइप से रखा है NP, तो इसका डायग्राम इस टाइप का बनेगा, है ना। तो बस तुम बताओ कि ये जो बैटरी चार्जेस को इधर से धक्का देती है, तो इसमें तो चार एरो की डायरेक्शन में बहने का ट्राई कर रहे हैं, तो ये डायोड तो फॉरवर्ड बायस में होगा। और कुछ भी नहीं कहा गया है तो बाय डिफ़ॉल्ट मानेंगे कि आइडियल डायोड है, तो फॉरवर्ड बायस में बिल्कुल शॉर्ट सर्किटेड वायर के टाइप से काम करेगा। तो इस बार बैटरी का वोल्टेज V, तो ये सारा वोल्टेज इसके अक्रॉस आ जाएगा, इसके अक्रॉस भी वोल्टेज V। बाकी ये डायोड फॉरवर्ड बायस में होगा तो शॉर्ट सर्किटेड वायर के टाइप से काम करेगा, मतलब इसके अक्रॉस वोल्टेज ऑलमोस्ट 0 होगा। तो यहाँ तो आंसर तो बिल्कुल सिंपल है कि ए और सी इन दोनों केसेस में दोनों डायोड सिमेट्रिकल हैं, तो दोनों के अक्रॉस वोल्टेज बिल्कुल बराबर होगा। चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। तो इसमें हमको दे रखा है कि कोई सिमेट्रिकल बाय कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी दोनों सरफेस कॉन्वेक्स हैं और हर एक सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 और बाहर के मीडियम के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है, तो बाय डिफ़ॉल्ट यही मानेंगे कि बाहर का मीडियम एयर है। तो बस इस थिन लेंस का की ऑप्टिकल पावर कितनी होगी वो हमको देखना है।
तो देखो वैसे इसका तो रिजल्ट हम क्लास में ही याद करवाते हैं, है ना, पूरा डिटेल में ही बताते हैं, लेकिन ये बार बार पूछा जाता है इसलिए इसका रिजल्ट ही बताते हैं। तो कई लोगों को तो है ना, जिन्होंने क्लास अटेंड की उनको डायरेक्ट पता होगा कि लकीली सिमेट्रिकल बाय कॉन्वेक्स लेंस है, लकीली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है और एयर में रखा हुआ है, तो इस बार तो इसकी फोकस डिस्टेंस सिंपली रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर ही होगी, 20 सेंटीमीटर ही होगी, डायरेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी को पता नहीं हो तो बेसिक फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हमको पता है कि हमको अच्छे पता है कि थिन लेंस है और दोनों मीडियम सेम है, तो इसकी तो फोकस डिस्टेंस के लिए लेंस मेकर फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो लेंस मेकर फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इसकी फोकस डिस्टेंस 1/f इक्वल टू n लेंस अपन n मीडियम माइनस 1/r1 माइनस 1/r2 सबकी वैल्यू साइन के साथ रखेंगे। तो उसके लिए किसी भी एक साइड से रेज इंसिडेंट कर सकते हैं। हमको पता है कि थिन लेंस हो और लेंस के दोनों और मीडियम सेम हो तो इसकी फोकस डिस्टेंस रिवर्सेबल होती है। तुम किधर से भी रेज गिराओ फोकस डिस्टेंस बिंदास उतनी आएगी। चलो आसानी के लिए इधर से रेज गिराते हैं, तो बताओ इंसिडेंट रेज साइड से आ रही है इसलिए इधर नेगेटिव और इधर की ओर जाने का ट्राई कर रहे हैं तो इधर पॉजिटिव वैल्यू रख देते हैं। तो 1/f इक्वल टू n लेंस, तो ये 1.5/n मीडियम 1 माइनस 1/r1, तो इस सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर इस साइड होगी इसलिए +20 माइनस 1/r2, तो इस सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर इस साइड होगी इसलिए -20। इसको सॉल्व करेंगे तो वही तुम्हारे पास इसकी फोकस डिस्टेंस वही +20 सेंटीमीटर इतनी आ गई। अब पावर देखनी है, तो पावर के लिए पहले फोकस डिस्टेंस को मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो फोकस डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर है, मीटर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 100, तो इसकी फोकस डिस्टेंस मीटर में कितनी हो गई +1/5 मीटर। अब फोकस डिस्टेंस मीटर में आ गई, तो अब हम पक्का बोल सकते हैं कि इस लेंस की पावर कितनी होगी 1/f। f 1/5 है तो 1/f करेंगे तो कितना आएगा +5 मीटर इनवर्स, जिसको डायोप्टर भी बोल सकते हैं। तो इसकी ऑप्टिकल पावर +5 डायोप्टर। तो जिसको रिजल्ट याद होगा वो तो डायरेक्ट ही कर लेगा, जिसको ये जादुई रिजल्ट याद नहीं है उसको पूरा कैलकुलेट करना होगा। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 29 में देखते हैं। तो इसमें हमको दे रखा है कि कोई मेटल सरफेस है जिसका वर्क फंक्शन साई मान लेते हैं। पहले केस में इस पर न्यू फ्रीक्वेंसी की लाइट गिरा रहे हैं, तो तब इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए रिक्वायर्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल Vs/2, और अगले केस में ν/2 फ्रीक्वेंसी की लाइट गिरा रहे हैं और तब इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने से रोकने के लिए रिक्वायर्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल Vs है। तो इस मटेरियल की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, मतलब इनडायरेक्टली वर्क फंक्शन कितना होगा वो हमको देखना है ना। तो देखो इसमें डेटाज में ही गलती है, तुम खुद बताओ कि पहले केस में ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट गिरा रहे ना, तो इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो गिरने वाले फोटोन की भी एनर्जी ज़्यादा होगी, तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होगी, तो ऑब्वियसली उसको रोकने के लिए रिक्वायर्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल भी ज़्यादा होना चाहिए, जबकि यहाँ कम दे रखा है। और सेकेंड केस में इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी कम है तो गिरने वाले फोटोन की एनर्जी भी कम होगी, निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी भी कम होगी, तो रिक्वायर्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल भी कम होना चाहिए जबकि ज़्यादा दे रखा है। तो डेटाज में गलती है, इससे क्वेश्चन बोनस रहेगा। या कोई चाहे तो इसमें कॉम्प्रोमाइज़ भी कर सकता है ना, इसमें एक बार कॉम्प्रोमाइज़ भी करने का ट्राई करते हैं, ठीक है ना। तो कई लोग ये सोचते हैं कि लिखा है लेकिन इनकी भावना ये भी हो सकती है ना, कि न्यू फ्रीक्वेंसी की लाइट गिराने पर हो सकता है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल Vs हो, और ν/2 फ्रीक्वेंसी की लाइट गिराने पर हो सकता है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल Vs/2 हो। तो तब मेटल का वर्क फंक्शन कितना होगा वो देखना है। तो तब अगर इसको सॉल्व करेंगे तो मेटल का वर्क फंक्शन बिल्कुल 0 आता है, तुम चेक कर सकते हो। तो हमको पता है कि आइंस्टीन की इक्वेशन के अकॉर्डिंग निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी hν - psi, और kmax को खोल कर क्या लिख सकते हैं EV स्टॉपिंग। फर्स्ट पार्ट में वैल्यू रखते हैं, तो फर्स्ट पार्ट में इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी न्यू और स्टॉपिंग पोटेंशियल Vs है, तो E इंटू वी स्टॉपिंग की जगह Vs इक्वल टू hν - psi। और सेकेंड केस में इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी ν/2 है
और स्टॉपिंग पोटेंशियल Vs/2 है, तो E इंटू वी स्टॉपिंग की जगह Vs/2 इक्वल टू H न्यू की जगह न्यू/2 माइनस साई है सेकेंड इक्वेशन। अब इन दोनों को सॉल्व कर लोगे ना, तो इन दोनों को सॉल्व करने पर साई इक्वल टू 0 आता है। क्या करोगे सॉल्व करने के लिए, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो ई वी स्टॉपिंग इक्वल टू एच न्यू माइनस 2 साई। तो इसको सॉल्व करोगे तुम्हारे पास है ना, इन दोनों को एल एच एस सेम है तो आर एच एस को भी सेम करोगे तो साई इक्वल टू 0, वर्क फंक्शन 0 तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी 0, तो उससे तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी 0 आती है, वो भी ऑप्शन में नहीं है। तो क्वेश्चन जिस टाइप से दे रखा है उस टाइप से तो क्वेश्चन गलत ही है, लेकिन तुम कॉम्प्रोमाइज़ करने का ट्राई करो तब भी आंसर इन चारों में से कोई भी नहीं आता। मतलब ये क्वेश्चन बोनस से हो सकता है कि उनकी तरफ से डेटाज में कुछ मिस प्रिंटिंग रही होगी। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। तो ये स्टोक का एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड क्वेश्चन है। तो इसमें हमको दे रखा है कि ग्लिसरीन जैसा कोई विस्कस लिक्विड है, उसमें हमने स्टील की स्फेरिकल बॉल को छोड़ दिया है। तो बस हमको देखना है कि स्टील की जो बॉल है उसकी वेलोसिटी टाइम के साथ किस टाइप से चेंज करेगी, इसका रफली ग्राफ बनाना है। तो ये तो क्लास में हम कर चुके हैं ना, क्लास में बताया, तो कई लोगों को डायरेक्ट पता होगा कि इस एक्सपेरिमेंट में जो बॉल है उसकी स्पीड टाइम के साथ इस टाइप चेंज करती है, ये ग्राफ बी जैसा होगा, है ना। बाकी तुम चाहो तो इसको कर सकते हो, है ना, लॉजिकली भी कर सकते हो और मैथमेटिकली भी। तो एक क्लास में हम दोनों टाइप से बताते हैं, एक तो इसको मैथमेटिकली करते हैं, इस पर सारे फोर्सेस बताते हैं, रिजल्टेंट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, वेरिएबल सेपरेट करके जब इंटीग्रेट करते हैं तो v इक्वल टू वी टर्मिनल 1 माइनस ई की पावर माइनस के टी, रफली इस टाइप का एक्सप्रेशन बनता है, और इसका ग्राफ बनाते हैं तो इस टाइप से आता है। तो ये तो मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन है। बाकी मेडिकल के बच्चों के लिए हम मैथमेटिकल के साथ साथ लॉजिकल एक्सप्लेनेशन भी हम इसमें देते हैं, तो तुम चाहो तो इसको लॉजिकली भी समझ सकते हो। एंड जैसे कि बॉल को छोड़ दिया है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो ग्राफ 0 से स्टार्ट होगा। अब बताओ शुरू में इस पर mg तो ज़्यादा लगेगा और बॉयंसी फोर्स कम लगेगा, तो शुरू में इन दोनों का रिजल्टेंट नीचे की ओर होगा, mg माइनस बॉयंसी फोर्स, mg माइनस बॉयंसी फोर्स करते हैं तो mg इंटू 1 माइनस रो लिक्विड ओपन रो बॉल ये आता है। तो रिजल्टेंट नीचे की ओर फोर्स इतना है, तो एक्सेलरेशन फोर्स बाय मास, तो g 1 माइनस रो लिक्विड ओपन रो बॉल। तो शुरू में तो एक्सेलरेशन है, तो उसके कारण शुरू में तो इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, लेकिन बताओ वेलोसिटी बढ़ेगी तो साथ में पीछे की ओर टांग खींचने वाला विस्कस फोर्स भी बढ़ेगा। विस्कस फोर्स कितना होता है 6π/RV ना, तो हम बोल सकते हैं कि ग्रेविटेशन फोर्स के कारण वेलोसिटी बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ेगी तो टांग अड़ाने वाला विस्कस फोर्स भी बढ़ेगा, तो उसके कारण वेलोसिटी कंटिन्यूसली नहीं बढ़ पाएगी। तो बताओ कि जैसे बॉल नीचे आएगी वेलोसिटी बढ़ेगी तो टांग अड़ाने वाला विस्कस फोर्स भी बढ़ेगा, और तब जैसे ये विस्कस फोर्स mg और बॉयंसी फोर्स के रिजल्टेंट को अगर बैलेंस कर दे तो फिर इस बॉल पर लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स 0 हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन भी 0 हो जाएगा। एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा मतलब बॉल की वेलोसिटी ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाएगी, जिसको टर्मिनल वेलोसिटी या स्टेडी स्टेट वेलोसिटी बोलते हैं। तो लॉजिकली बोल सकते हैं कि बॉल की वेलोसिटी टाइम के साथ इस टाइप चेंज करेगी। शुरू में तो ग्रेविटेशन फोर्स के कारण बॉल की वेलोसिटी बढ़ेगी, लेकिन वेलोसिटी बढ़ेगी तो टांग अड़ाने वाला विस्कस फोर्स भी बढ़ेगा, और जैसे ही विस्कस फोर्स mg और बॉयंसी फोर्स के रिजल्टेंट को कैंसिल कर देगा, तो उसके बाद रिजल्टेंट फोर्स 0, एक्सेलरेशन 0, तो उसके बाद इस बॉल की वेलोसिटी ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाएगी। तो ये आंसर कौन सा होगा, बी वाला ग्राफ सही है, तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। तो इसमें हमको दे रखा है कोई फ्लाई व्हील है जो कि यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन से मूव कर रही है। अब उसकी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी हमको 1200 आरपीएम दे रखी है और फाइनल एंगुलर वेलोसिटी इतनी दे रखी है। तो बस सबसे पहले इस एंगुलर वेलोसिटी को स्टैंडर्ड यूनिट मतलब रेडियन पर सेकेंड में कन्वर्ट करते हैं। तो बताओ इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी कितनी है 1200 आरपीएम मतलब रिवोल्यूशन पर मिनट, तो एक रिवोल्यूशन को 2π रेडियन लिख सकते हैं, पर मिनट को हम 60 सेकेंड लिख सकते हैं। तो इसको सॉल्व कर लेंगे ना यार, कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा ना। हाँ, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 40π
रेडियन पर सेकेंड, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी इतनी है। हाँ, ऐसे इसकी फाइनल एंगुलर वेलोसिटी 3120 आरपीएम है। आरपीएम मतलब वही रिवोल्यूशन पर मिनट, तो एक रिवोल्यूशन को 2 पाई रेडियन पर मिनट को हम 60 सेकेंड लिख सकते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये कैंसिल, इसको इससे कैंसिल करेंगे तो 52, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ओमेगा फाइनल कितना हो जाएगा 104 पाई रेडियन पर सेकेंड। इसकी फाइनल एंगुलर वेलोसिटी इतनी हो जाएगी, है ना। और इसमें टाइम कितना लग रहा है 16 सेकेंड, तो इसका एंगुलर एक्सेलरेशन कितना होगा वो देखना है। तो तुम खुद बताओ कि इस बार लकीली एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो लाइसेंस मिल गया, इसमें हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं। तो बताओ इस बार एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए कौन सी इक्वेशन लगाएंगे। फर्स्ट इक्वेशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी के सिमिलर, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस एल्फा टी। ओमेगा फाइनल तो कितना है 104 पाई इक्वल टू ओमेगा इनिशियल कितना है 40 पाई प्लस एल्फा निकालना है और टी कितना है 16। इसको सॉल्व कर लेना, तो एल्फा 64 पाई अपन 16, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो गया 4 पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, इतना आ गया। तो इसमें आंसर करेक्ट कौन सा होगा, ये फोर्थ आंसर। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 32 को देखते हैं। तो इसमें हमको दे रखा है कोई स्क्वायर लूप है जिसकी हर एक साइड 1 मीटर है, तो ऑब्वियसली इसका एरिया कितना होगा, साइड का स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर मतलब 1 मीटर स्क्वायर होगा। अब देखो इस पर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाया जा रहा है जो कि प्लेन के परपेंडिकुलर मतलब डॉट या क्रॉस डायरेक्शन में। तो बस इस स्क्वायर लूप से गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा वो देखना है। तो एक तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं, बताओ इस बार जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सरफेस को बिल्कुल परपेंडिकुलर काट रहा है, तो सबसे ज़्यादा काटेगा मतलब फ्लक्स मैक्सिमम होगा और कितना होगा सिंपली B इंटू ए। तो B या मैग्नेटिक फील्ड तो हमको कितना दे रखा है 0.5 टेस्ला इंटू ए, इसका एरिया 1, तो इससे गुजरने वाला फ्लक्स 0.5 टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर मतलब वेबर बोल सकते हैं। ये इसको करने का बेस्ट तरीका है, लेकिन कोई चाहे तो इसको फॉर्मूले से भी कर सकता है कि बताओ फ्लक्स बेसिकली क्या होता है बी ए कॉस थीटा। तो बी तो मैग्नेटिक फील्ड 0.5, ए इसका सरफेस एरिया 1 मीटर स्क्वायर और कॉस थीटा, तो इसमें थीटा क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड का सरफेस के साथ नहीं, मैग्नेटिक फील्ड का नॉर्मल के साथ एंगल। तो तुम बताओ कि मैग्नेटिक फील्ड सरफेस के परपेंडिकुलर है, तो इसका परपेंडिकुलर नॉर्मल के साथ एंगल 0, थीटा 0 तो कॉस 0 1, तो फ्लक्स कितना आ गया 0.5 वेबर। इस टाइप से कर सकते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा फोर्थ। चलो बच्चों अभी क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। तो इसमें हमको दे रखा है कि दो पार्टिकल हैं ए और बी, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं और उनके डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ इस टाइप का दे रखा है ना। पार्टिकल ए के लिए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का एक्स एक्सिस से एंगल 30 डिग्री और पार्टिकल बी के लिए भी ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, उसका एंगल 45 डिग्री। तो हमको पूछा है कि दोनों की वेलोसिटीज कितनी कितनी होगी वो देखना है। ये तो डायरेक्ट कर सकते हैं, हमको अच्छे पता है कि वेलोसिटी बेसिकली क्या होती है ds बाई डी टी, और ds बाई डी टी को ग्राफिकली क्या बोल सकते हैं एस टी ग्राफ का स्लोप। बस सिंपली एस टी ग्राफ का स्लोप निकालेंगे, वही वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। तो चलो पहले पार्टिकल फर्स्ट के लिए देखते हैं। ठीक है, बताओ पार्टिकल फर्स्ट के लिए जो एस टी ग्राफ है वो 30 डिग्री एंगल बना रहा है, तो एस टी ग्राफ का स्लोप 1030 होगा, तो इसकी वेलोसिटी भी 1030 होगी मतलब 1/√3। और ऐसे जो पार्टिकल बी है उसमें एस टी का ग्राफ 45 डिग्री एंगल बना रहा है, तो इसमें एस टी ग्राफ का स्लोप कितना होगा 1045, तो पार्टिकल बी की वेलोसिटी भी 1045 मतलब 1। तो बस हमको पूछा है कि पहले की वेलोसिटी और दूसरे की वेलोसिटी का रेशो, तो पहले की वेलोसिटी 1/√3 और दूसरे की वेलोसिटी 1, तो ये रेशो 1/√3 आ गया, तो ये करेक्ट आंसर होगा सेकेंड। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का क्वेश्चन है, इंफॉर्मेशन पर बेस्ड है। ठीक है, इसमें हमको दे रखा है कि अलग अलग टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं, एक रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड लाइट और एक्सरे।
तो इनमें किसका वेवलेंथ कौन सा होगा वो देखना है। तो ये चीज़ एनसीईआरटी की बुक में भी दे रखी है और हम लोग क्लास में भी इसको कराते हैं, ठीक है ना, कि किस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वेवलेंथ किस रेंज में आता है वो क्लास में बताते हैं। तो चलो रेडियो वेव, तो एक क्लास में बताते हैं कि रेडियो वेव का जो वेवलेंथ होता है वो 1 मीटर से भी ज़्यादा होता है। उसके बाद रेडियो वेव से थोड़ी ज़्यादा एनर्जी वाली लाइट होती है माइक्रोवेव। तो माइक्रोवेव का जो वेवलेंथ है वो 1 मीटर से तो कम होता है लेकिन 1 मिलीमीटर से ज़्यादा होता है। फिर माइक्रोवेव से भी और ज़्यादा एनर्जी वाली लाइट होती है इंफ्रारेड लाइट। तो इंफ्रारेड लाइट का जो वेवलेंथ होता है वो 1 मिलीमीटर से तो कम होता है लेकिन 700 नैनोमीटर से ज़्यादा होता है। फिर इंफ्रारेड लाइट से ज़्यादा एनर्जी वाली लाइट विजिबल लाइट, उससे ज़्यादा एनर्जी वाली अल्ट्रावायलेट लाइट, और उससे ज़्यादा एनर्जी वाली एक्सरे होती है। और ये भी पता होगा कि एक्सरे का जो वेवलेंथ है वो 1 नैनोमीटर से भी कम होता है ना। कई बुक्स में अलग लिखा होता है लेकिन एनसीईआरटी की बुक में तो ये लिखा होता है कि एक्सरे का जो वेवलेंथ है वो 1 नैनोमीटर से भी कम होता है। बस अब देख सकते हैं। तो इसमें रेडियो वेव, तो रेडियो वेव का वेवलेंथ 1 मीटर से भी ज़्यादा होता है। तो 1 मीटर से भी ज़्यादा वेवलेंथ कौन सा है, ये 10⁻², तो इससे मैच करेगा सेकेंड वाला। फिर माइक्रोवेव, तो माइक्रोवेव का वेवलेंथ 1 मीटर से 1 मिलीमीटर के बीच, तो 1 मीटर से 1 मिलीमीटर के बीच ये ना, ये 1 सेंटीमीटर है, तो ये इन दोनों के बीच है। तो माइक्रोवेव का वेवलेंथ इनमें से 10⁻² मीटर में, तो इससे मैच करेगा थर्ड। फिर इंफ्रारेड लाइट, तो इंफ्रारेड लाइट का वेवलेंथ 1 मिलीमीटर से भी कम होता है और 700 नैनोमीटर से ज़्यादा 1 मिलीमीटर से भी कम होता है, तो ये 10⁻⁻4 मीटर है, 0.1 मिलीमीटर है। तो ये इंफ्रारेड लाइट होगी, तो ये इससे मैच करेगा 4। और एक्सरे, तो हमको होता है कि एक्सरे का वेवलेंथ 1 नैनोमीटर से भी कम होता है। तो 1 नैनोमीटर से भी कम कौन सा है, ये 10⁻10 मीटर। तो एक्सरे का वेवलेंथ ये वाला होगा, इससे मैच करेगा फर्स्ट। तो अपना आंसर ये होगा कि कौन सा होगा अपना सेकेंड, कि ए से मैच करा है सेकेंड, बी से मैच करा है थर्ड, सी से मैच करा है 4 और डी से मैच करा है 1। ये अपना आंसर होगा। तो क्लास नोट्स अगर ढंग से पढ़े हो तो इसको इजीली किया जा सकता है। चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 35 में देखते हैं। तो इसमें हमको दे रखा है कि 2 होलो कंडक्टिंग स्फीयर हैं। इसमें पहले स्फीयर की रेडियस ज़्यादा है और दूसरे स्फीयर की रेडियस कम है, छोटा स्फीयर है ना। दोनों को चार्ज सेम दिया है, चार्ज दोनों को क्यों दिया है, तो किसकी सरफेस पर पोटेंशियल ज़्यादा होगा वो देखना है। तो हमको पता है कि होलो स्फीयर की सरफेस पर पोटेंशियल कितना होता है, KQ/R। के तो कांस्टेंट होता ही है, और इस बार दोनों स्फीयर का चार्ज भी सेम है, तो इस बार जो पोटेंशियल होगा वो 1/R, मतलब जो भी पोटेंशियल होगा वो इसकी रेडियस के इन्वर्स ही प्रोपोर्शन होगा। तो पहला वाला बड़ा स्फीयर है, उसकी रेडियस ज़्यादा है, तो उसकी सरफेस पर पोटेंशियल कम होगा। और दूसरा जो स्फीयर है, छोटा स्फीयर है, उसकी रेडियस कम है, तो उसकी सरफेस पर पोटेंशियल ज़्यादा होगा। तो छोटे स्फीयर की सरफेस पर पोटेंशियल ज़्यादा होगा। करेक्ट आंसर होगा 4। चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। तो इसमें हमको दे रखा है कोई कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस 900 पिकोफैरेड है। थोड़ी सी लिखने में गलती हो गई है ना। तो इसका कैपेसिटेंस 900 पिकोफैरेड है, जिसको हम C बोल देते हैं। अब देखो, इस कैपेसिटर को चार्ज करना है, तो उसके लिए इस कैपेसिटर को 100 वोल्ट की बैटरी के साथ जोड़ देते हैं। तो हमको पता है कि 100 वोल्ट की बैटरी जोड़ देंगे तो कुछ ही टाइम में बैटरी का वोल्टेज 100 वोल्ट है, तो कैपेसिटर के भी अक्रॉस वोल्टेज 100 वोल्ट जितना हो जाएगा, है ना। अब बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया है, डिस्कनेक्ट कर दिया तो चार्ज भाग कर कहीं जा नहीं सकता ना, तो अभी भी इसके अक्रॉस 100 वोल्ट ही रहेगा। और अब ऐसा कर रहे हैं कि उतने ही कैपेसिटर का एक और अनचार्ज कैपेसिटर है, उसको इस पहले वाले कैपेसिटर के साथ हम जोड़ देते हैं। दूसरा अनचार्ज है ना, तो क्या करते हैं कि उतने ही कैपेसिटर का एक और अनचार्ज कैपेसिटर इसके साथ जोड़ देते हैं। तो हमको पता है कि इनको जोड़ेंगे तो चार्ज फ्लो होगा, नेचुरली हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर फ्लो होगा, और चार्ज तब तक फ्लो होगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो इनका कॉमन पोटेंशियल कितना होगा वो देखना है। तो वैसे तो कोई स्मार्ट पर्सन हो तो डायरेक्ट बोल सकता है कि लकीली दोनों का कैपेसिटेंस सेम है, तो
पोटेंशियल आधा आधा हो जाएगा, मतलब 100 वोल्ट में इसके अक्रॉस 50 वोल्ट और फाइनली इसके अक्रॉस भी 50 वोल्ट ऐसा डायरेक्ट कर सकते हैं। या अगर तुमको इसमें कॉन्फिडेंस नहीं हो तो थोड़ा सा भी शक लग रहा हो तो इसको फॉर्मूले से भी कर सकते हैं कि दो कैपेसिटर को जोड़ेंगे तो चार्ज हाई से लो पोटेंशियल की ओर बहेगा, तब तक फ्लो होगा जब तक कि पोटेंशियल सेम ना हो जाए, और इन दोनों का फाइनल पोटेंशियल है कॉमन पोटेंशियल कितना होता है ना, जोड़ने पर इनका फाइनल या कॉमन पोटेंशियल कितना होता है C1 V1 प्लस C2 V2 अपन C1 प्लस C2। तो इनका फाइनल या कॉमन पोटेंशियल कितना होगा, C1 इसको बोल देते हैं C, V1 इसका इनिशियल पोटेंशियल 100, C2 इसका कैपेसिटेंस C, V2 इसका इनिशियल पोटेंशियल 0, अपन C1 प्लस C2 इसको सॉल्व करेंगे तो कॉमन पोटेंशियल कितना आ जाएगा 50 वोल्ट है ना, मतलब फाइनली इसके अक्रॉस भी 50 और इसके अक्रॉस भी 50, कैलकुलेशन से भी वही आया। तो बस अब हमको देखना है कि फाइनली इस पूरे सिस्टम में टोटल कितनी एनर्जी स्टोर होगी वो देखना है। तो बस बताओ फाइनली दोनों का पोटेंशियल 50-50 हो गया है ना, तो फाइनली इस कैपेसिटर में स्टोर्ड एनर्जी कितनी होगी, हाफ CV², C को ऐसे ही रहने देता हूँ, हाफ C इंटू 50 का स्क्वायर, और दूसरे कैपेसिटर में भी स्टोर्ड एनर्जी हाफ C इंटू V 50 का स्क्वायर। इन दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, कितनी आ जाएगी C इंटू 50 का स्क्वायर ही आ जाएगी, जहाँ C की वैल्यू कितनी दे रखी है 900, P को मतलब 10 टू द पावर माइनस 12। इसको आगे सॉल्व कर लेना तुम, तो इसको सॉल्व करोगे तो 2.25 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 जूल इतनी होगी। तो इस टाइप से कर सकते हो, या फिर इसको दूसरे टाइप से ऐसे कर सकते हो कि इनिशियल एनर्जी निकालो, एनर्जी में लॉस निकालो और उसको सब्ट्रैक्ट करके फाइनल एनर्जी निकालो, तब भी आंसर यही आएगा। लेकिन ऐसे सीधे तरीके से भी किया जा सकता है। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। तो इसमें हमको दे रखा है कि किसी कंटेनर में वाटर भरा हुआ है और कितना वाटर है 4.5 kg इतना वाटर है ना, और NTP पे मतलब नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पर है। अब देखो अब क्या कर रहे हैं कि वाटर मॉलिक्यूल के बीच जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लगता है, मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग लगती है, उसको कैसे भी करके ख़त्म कर रहे हैं। तो तुम बताओ कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अगर ख़त्म हो जाए तो सारे मॉलिक्यूल बंधन तोड़ करके बाहर आ जाएंगे। मतलब कहने का मतलब है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ख़त्म कर दें तो वाटर के सारे मॉलिक्यूल बिल्कुल फ्री हो जाएंगे, मतलब गैसियस स्टेट में आ जाएंगे, मतलब वेपर स्टेट में आ जाएंगे। तो इनके कहने का मतलब ये है कि 4.5 kg जो वाटर है उसका पूरा पूरा वेपर या गैसियस स्टेट में कन्वर्ट कर लें और NTP पे रखें तो इसका ऑक्यूपाइड वॉल्यूम कितना होगा वो देखना है। तो उसके लिए पहले मोल्स कितने होंगे वो देख लेते हैं। तो 4.5 kg वाटर है ना, वो कोई वेपराइज करेंगे तो मास थोड़ी चेंज हो जाएगा। तो बताओ वाटर के मोल देख सकते हैं, तो मोल क्या होते हैं, वेट ओपन मोलर वेट। तो वेट तो 4.5 kg है, ग्राम के लिए इंटू 1000 करेंगे तो ये वाटर का वेट आ गया। ओपन वाटर का मोलर वेट कितना होता है 18 ग्राम पर मोल। इसको सॉल्व कर लेना है ना, ये 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 इंटू 100 ओपन 18, ये कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, मोल्स कितने हो जाएंगे 250। मतलब कहने का मतलब है कि 250 मोल जितना वाटर था गैसीय स्टेट में कन्वर्ट करेंगे तब भी मोल्स तो 250 उतने ही रहेंगे। तो बस मोल्स इतने रहेंगे तो इस गैस का ऑक्यूपाइड वॉल्यूम कितना होगा वो देखना है। तो देखो इसको एक तो चालाकी से किया जा सकता है ना, तुम बताओ कि ये जो भी वेपर है या जो भी गैस है वो लकीली NTP पर है। हाँ, और केमिस्ट्री में तुमने पढ़ा होगा कि NTP पर तो 1 मोल गैस का वॉल्यूम कितना होता है 22.4 लीटर। NTP पे नहीं होता तब तो ये केमिस्ट्री वाला जुगाड़ काम नहीं करता, लेकिन लकीली जो स्टीम है या जो भी गैस है NTP पर है। और केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि NTP पर तो 1 मोल गैस कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है 22.4 लीटर। तो इस बार हमारे पास 250 मोल गैस है। बस हम लिख सकते हैं कि एक NTP पर 1 मोल गैस 22.4 लीटर इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है, तो 250 मोल कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी 22.4 इंटू 250 लीटर इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी। हाँ, तो ये कितना आ गया 22.4
इंटू 250 और लीटर को मीटर क्यूब में क्या लिख सकते हैं 10⁻³ मीटर क्यूब। इसको कैलकुलेट करके सॉल्व कर लेना तो ये 5.6 मीटर क्यूब इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी, है ना। अब देखो किसी कोई केमिस्ट्री का रिजल्ट याद हो तो ये इसको करने का बेस्ट तरीका है ना, इसी टाइप से करना है और क्वेश्चन भी इसी के अकॉर्डिंग दिया था। लेकिन अगर किसी को ये केमिस्ट्री का रिजल्ट नहीं पता हो तो वो उसको फिर आइडियल गैस इक्वेशन लगानी पड़ेगी कि बताओ आइडियल गैस इक्वेशन के अकॉर्डिंग PV इक्वल टू nRT, है ना। तो P प्रेशर तो बताओ NTP पर है तो प्रेशर नॉर्मल प्रेशर मतलब 10⁵ पास्कल, V निकालना है, नंबर ऑफ मोल 250, R तो R 8.4 होता है जिसको अप्रोक्सीमेटली 25/3 और टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है 0 डिग्री मतलब 273 केल्विन। तो इससे हम वॉल्यूम ऑक्यूपाइड भी निकाल सकते हैं, तो वो भी आंसर अप्रोक्सीमेटली इतना ही आएगा। लेकिन ये कैलकुलेशन बहुत ही लेंदी हो जाएगी, सॉरी गलत लिख दिया, नॉर्मल टेम्परेचर 0 डिग्री मतलब 273 केल्विन है। तो इसको भी सॉल्व करेंगे वही आएगा, लेकिन हमको इस मेथड से करेंगे तो फास्ट कैलकुलेशन होगी, ज़रा इजी रहेगा। तो इसका करेक्ट आंसर सेकंड होगा। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 38 इसको देखते हैं। तो इसमें हमको अलग अलग टाइप की चीज़ें दे रखी हैं, क्वांटिटीज़ दे रखी हैं, तो उनकी डायमेंशन कौन सी होगी वो मैच करना है। तो वैसे तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम सिंपल डायमेंशन से ही स्टार्ट करना चाहिए, लेकिन चलो अभी हम एग्जामिनेशन हॉल में थोड़ी हैं तो अभी तो हम क्रम से एक बार निकाल लेते हैं। तो ए पार्ट में हमको यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट जी की डायमेंशन निकालनी है। तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट जी की डायमेंशन को रटने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए जी से रिलेटेड सिंपलेस्ट फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो हमको पता है कि 2 पॉइंट मासेस या 2 स्फेरिकल प्लैनेट के बीच लगने वाला ग्रेविटेशन फोर्स कितना होता है Gm1m2/r²। बस सबकी डायमेंशन रखेंगे। तो F तो फोर्स की डायमेंशन तो m1L1T-2, G की डायमेंशन निकालनी है, m1 मास तो उसकी डायमेंशन m, m2 की डायमेंशन m अपन r² की डायमेंशन L²। ये m से m कैंसिल, उनको उधर ट्रांसफ़र करेंगे तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट G की डायमेंशन कितनी आ जाएगी m⁻⁻1 L³ T⁻⁻2 इतनी G की डायमेंशन आ जाएगी। तो ये कौन सा ऑप्शन है, थर्ड वाला ऑप्शन है। तो इससे सॉरी सेकंड है, तो इससे कौन मैच करेगा, सेकंड वाला पार्ट मैच करेगा। हाँ उसके देखो बी पार्ट में हमको दे रखा है ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी। तो हमको पता है कि ये एक टाइप की पोटेंशियल एनर्जी होगी और पोटेंशियल एनर्जी या जो भी एनर्जी होती है वर्क के इक्वलेंट होती है और वर्क बेसिकली फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो बताओ फोर्स की डायमेंशन तो m मिटा देता हूँ यार, है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी वर्क के इक्वलेंट होती है और वर्क फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स की डायमेंशन तो m1L1T-2 इंटू डिस्प्लेसमेंट की L। तो इससे वर्क की डायमेंशन m1L2T-2, तो एनर्जी की भी डायमेंशन वही होगी। तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी की भी डायमेंशन m1L2T-2 होगी। तो इससे कौन मैच करेगा, फोर्थ वाला ऑप्शन मैच करेगा। चलो अब सी पार्ट में ग्रेविटेशन पोटेंशियल है। तो हमको अच्छे पता है कि ग्रेविटेशन पोटेंशियल तो क्या होता है, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास, है ना। तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी की डायमेंशन तो निकाल चुके हैं m1L2T-2 अपन मास m से m कैंसल। तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल का डायमेंशन क्या आ गया L2T-2। तो ये फर्स्ट वाला है, तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल का डायमेंशन फर्स्ट वाला। और डी पार्ट, चलो मैं इधर कर लेता हूँ। डी पार्ट में ग्रेविटेशन इंटेंसिटी, तो इसका मतलब है ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी, है ना। तो ग्रेविटी फील्ड इंटेंसिटी की डायमेंशन, तो हमको पता है कि ग्रेविटी फील्ड क्या होता है, ग्रेविटेशन फोर्स पर यूनिट मास। तो फोर्स की डायमेंशन तो m1L1T-2 अपन मास की डायमेंशन m से m कैंसिल हो गया। तो ग्रेविटी फील्ड की डायमेंशन L1T-2 ये वाली होगी। तो इससे मैच करेगा थर्ड। तो ये कौन सा आंसर होगा, फोर्थ आंसर होगा। ए से मैच करा है सेकेंड, बी से मैच करा है 4, सी से मैच करा है 1 और डी से मैच करा है थर्ड। तो फोर्थ आंसर अपना सही है।
चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। तो इसमें हमको दे रखा है कि हमारे पास कोई अननोन रेजिस्टर X है। अब इसका रेजिस्टेंस मेज़र करना है। तो रेजिस्टेंस मेज़र करने के लिए हम व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट का यूज़ कर रहे हैं और ये दिखने में पोस्ट ऑफिस बॉक्स जैसा दिख रहा है ना, मीटर ब्रिज जैसा दूर दूर तक नहीं है, पोस्ट ऑफिस बॉक्स जैसा है। तो ये अननोन रेजिस्टेंस मेज़र करने के लिए हम व्हीटस्टोन ब्रिज वाले सर्किट का यूज़ कर रहे हैं। तो पोस्ट ऑफिस बॉक्स के सिमिलर यहाँ भी P और Q रेजिस्टेंस तो अपनी मर्जी से सेट करते हैं। उसके बाद अननोन रेजिस्टर को इधर लगाते हैं और ये जो चौथा Y वाला रेजिस्टेंस है उसको धीरे धीरे चेंज करते हैं और तब तक चेंज करते हैं जब तक कि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 ना आ जाए, है ना। और हमको अच्छे बताया कि गैल्वेनोमीटर में 0 डिफ्लेक्शन के लिए या व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड होने के लिए सिंपली इसका रेशो इसके रेशो के बराबर होना चाहिए। मतलब P/X शुड बी इक्वल टू Q/Y। इससे X भी निकाल सकते हो ना, वही क्या क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा अपने पास, QX इक्वल टू PY। या X निकालना है तो उसको उधर ट्रांसफ़र कर लो, तो इससे X इक्वल टू कितना आ जाएगा, Y/Q/P। तो हम कह सकते हैं कि अननोन रेजिस्टेंस अपने पास कितना आ जाएगा, Y/Q/P। तो उस Y को मेज़र कर सकते हैं और इन सब की वैल्यू रख करके X को भी मेज़र कर सकते हैं। अब हमको पूछा है कि अननोन रेजिस्टेंस को ज़्यादा प्रिसाइसली मेज़र करने के लिए, मतलब ज़्यादा क्लोजली मेज़र करने के लिए हमको क्या करना होगा। तो पोस्ट ऑफिस बॉक्स जैसा ही सिस्टम है ना। हाँ, तो ये हम क्लास में पढ़ाते भी और हमारे शीट में भी दे रखा है कि अननोन रेजिस्टेंस को ज़्यादा प्रिसाइस या ज़्यादा क्लोजली मेज़र करने के लिए क्या करना होगा, Q/P के रेशो को बढ़ाना होगा। तो बताओ कि Q/P का रेशो ज़्यादा हो तो Y में बड़ी चीज़ से डिवाइड होगा, तो अपना अननोन रेजिस्टेंस डेसिमल के ज़्यादा प्लेसेस तक आएगा। जैसे पहले मान लेते हैं कि Q/P का रेशो 10 सेट कर रहे हैं, तो तब Y में 10 का डिवाइड होगा और Y में 10 का डिवाइड होगा मतलब अपना जो भी अननोन रेजिस्टर है वो डेसिमल के एक प्लेस तक आएगा। अगली बार क्या करते हैं, और क्लोज मेज़र करने के लिए Q/P का रेशो 100 सेट करते हैं। Q/P का रेशो 100 सेट करेंगे तो Y में 100 का डिवाइड होगा, तो अपना अननोन रेजिस्टेंस डेसिमल के 2 प्लेस तक आएगा और क्लोज मेजरमेंट होगा। उसके बाद फिर Q/P का रेशो और बढ़ाएं, 1000 कर दें, तो Y में 1000 का डिवाइड होगा, तो अपना अननोन रेजिस्टर डेसिमल के 3 प्लेस तक आएगा, मतलब और ज़्यादा क्लोज मेजरमेंट होगा। तो इसका परफेक्ट आंसर तो ये है कि ज़्यादा क्लोज या प्रिसाइज मेजरमेंट के लिए Q/P के रेशो को बढ़ाना होगा, डेट्स ऑल। ये इसका परफेक्ट आंसर है। लेकिन 4 ऑप्शन में ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं दिख रहा है ना। ए ऑप्शन में दे रखा है ना, ए ऑप्शन दे रखा है कि अननोन रेजिस्टर को ज़्यादा क्लोज मेज़र करने के लिए P और Q दोनों बहुत लार्ज होने चाहिए। तो इसका कोई मतलब ही नहीं है। बताओ P और Q दोनों लार्ज हो तो Q/P का रेशो लार्ज होना जरूरी नहीं है। जैसे बताओ Q भी 1000 हो और P भी 1000 हो, तब तो Q/P का रेशो 1 आ जाएगा। तो Q/P का रेशो बहुत स्मॉल होगा तो अननोन रेजिस्टेंस भी बहुत कम क्लोज मेजरमेंट होगा, है। तो ये भी सही नहीं है। तो परफेक्ट आंसर ये कि अननोन रेजिस्टर को ज़्यादा क्लोज मेजरमेंट के लिए Q/P के रेशो को बढ़ाना होगा, ये है ना। अब कई लोग फोर्थ ऑप्शन से कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। फोर्थ ऑप्शन में लिखा है कि अननोन रेजिस्टर ज़्यादा प्रिसाइज मेज़र करने के लिए P और Q की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली सेम होनी चाहिए, ऐसा लिख रखा है ना। ये मीटर ब्रिज के सिमिलर है, इन्होंने रिजल्ट लिखा है। तो बताओ इस एक्सपेरिमेंट का मीटर ब्रिज से कोई लेना देना नहीं है ना। मीटर ब्रिज तो तब होता जब यहाँ फिक्स नहीं करते बल्कि जॉकी से स्लाइड करते, और तब तक स्लाइड करते जब तक कि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 ना हो जाए। तो उस केस में तो ये अननोन रेजिस्टेंस में मिनिमम एरर के लिए जो डिफ्लेक्शन हो बिल्कुल बीच में आना चाहिए, मतलब तब इसकी और इसकी वैल्यू बराबर होनी चाहिए। लेकिन इसमें कोई जॉकी थोड़ी लगा रखी है। तो देखा कि इस एक्सपेरिमेंट का मीटर ब्रिज से कोई लेना देना नहीं है, इससे मीटर ब्रिज वाला रिजल्ट नहीं लगा सकते। तो इसमें कोई भी आंसर सही नहीं है। इसका करेक्ट आंसर ये होना चाहिए कि ज़्यादा एक्यूरेट मेज़र करने के लिए कुछ भी करके Q/P का रेशो बढ़ाना होगा, डेट्स ऑल। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। तो इसमें हमको दे रखा है कोई रेक्टेंगुलर रीजन है जिसकी लेंथ
55.3 मीटर और विड्थ 25 मीटर है। तो इसका जो एरिया उसको करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर में लिखना है। तो हमको पता है कि रेक्टेंगल का एरिया सिंपली लेंथ इनटू विड्थ, तो लेंथ तो 55.3 इंटू विड्थ कितनी है 25 मीटर है ना। तो इसका मल्टीप्लाई करना और हमको आंसर करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर में देना है। तो तुमको बताया होगा कि एडिशन है सब्ट्रैक्शन में तो फाइनल आंसर को मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस में राउंड ऑफ करते हैं, लेकिन मल्टीप्लाई डिवीजन में जो फाइनल आंसर है उसको लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर में राउंड ऑफ करते हैं, है ना। तो सिंपली इसका मल्टीप्लाई करना और उसके बाद जो फाइनल आंसर आएगा उसको मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर में राउंड ऑफ करेंगे। तो बताओ इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 3 सिग्निफिकेंट फिगर और इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। तो मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा उसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर में राउंड ऑफ करेंगे ना। लेकिन ये मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। इन 4 ऑप्शन में केवल ये जो सेकेंड ऑप्शन है इसी में 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो ये करेक्ट है। बाकी किसी भी ऑप्शन में ऐसा नहीं है। इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, उसमें 4। तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर वाला ऑप्शन केवल सेकेंड ही है, तो डायरेक्ट सेकेंड को टिक करेंगे। मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है इसमें। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 41 इसको देखते हैं। तो इसमें हमको दे रखा है कि कोई हेलिकल स्प्रिंग है, इसको खींच रहे हैं। तो पहले एसेशन में दे रखा है कि इसमें जो स्ट्रेचिंग है वो इस वायर के शेयर मॉडुलस या मॉडुलस और रिजिडिटी मतलब ईटा से डिफाइंड होती है। तो ये सही है ना। तो ये तुमने है ना हमने क्लास में बताया भी था और एनसीईआरटी की बुक में भी दे रखा है कि अगर हेलिकल स्प्रिंग को खींचे ना, है ना, इस हेलिकल स्प्रिंग को खींचे तो स्प्रिंग का जो वायर है वैसा मरोड़ा जाता है, मतलब ट्विस्ट हो जाता है। और कभी भी कोई वायर मरोड़ा जाता है मतलब ट्विस्ट हो जाता है तो उसमें शीयर फोर्स या शीयर स्ट्रेस जनरेट होता है। तो ये स्प्रिंग कितनी खींचेगी वो शीयर मॉडुलस मतलब मॉडुलस और रिजिडिटी ईटा से डिटरमाइन होती है। तो पहला सही है ना। कई लोग ये सोचते हैं कि स्प्रिंग को खींच रहे हैं तो उसमें टेंसाइल मतलब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस आएगा, लेकिन ये गलत है ना। अगर हमारे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अकॉर्डिंग देखें तो किसी भी स्प्रिंग को खींचते हैं तो वायर जो है वो स्ट्रेच नहीं होता, उसकी जगह वायर मरोड़ा जाता है और मरोड़ा जाता है मतलब ट्विस्ट हो जाता है तो उसमें शीयर फोर्स जनरेट होता है ना। तो वायर कितना ट्विस्ट होगा वो शीयर मॉडुलस या मॉडुलस और रिजिडिटी से डिटरमाइन होता है। तो पहला तो सही है। और दूसरा दे रखा है कि कॉपर की टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा और स्टील की टेंसाइल स्ट्रेंथ कम है, तो गलत है, उल्टा है। एक्चुअली स्टील की टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है इसलिए स्टील ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है और कॉपर की टेंसाइल स्ट्रेंथ कम होती है मतलब जो कॉपर है वो कम स्ट्रॉन्ग होता है। तो पहला सही और दूसरा गलत, तो आंसर होगा फर्स्ट होगा। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। तो देखो इसमें हमको दे रखा है कि इन्फिनिटी लॉन्ग करंट कैरिंग कोई सॉलिड सिलेंड्रिकल वायर है और कुछ भी नहीं कहा गया, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये मानेंगे कि जो भी करंट है उसके पूरे क्रॉस सेक्शन एरिया से यूनिफॉर्मली पास हो रही है। तो हमको देखना है कि जैसे जैसे रेडियल डिस्टेंस आर चेंज करेंगे वैसे वैसे इसका मैग्नेटिक फील्ड किस टाइप से चेंज करेगा, इसका हमको ग्राफ देखना है। ठीक है, ये तो क्लास में हम कराते हैं, क्लास नोट्स में ही कराते हैं और अपनी शीट में भी दे रखा है। ये तो हमको पता है कि यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंड्रिकल वायर हो तो उसके सेंटर यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंड्रिकल वायर हो तो सेंटर पर तो मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है। उसके बाद इसमें अंदर मैग्नेटिक फील्ड आर के प्रोपोर्शनल होता है, मतलब अंदर मैग्नेटिक फील्ड लीनियरली बढ़ता है और अंदर मैग्नेटिक फील्ड होता कितना है μ0I/2πr² इंटू स्मॉल आर। सेंटर पर 0, अंदर मैग्नेटिक फील्ड लीनियरली बढ़ता है, बढ़ते बढ़ते सरफेस पर मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होता है μ0I/2πr। और बाहर देखते हैं तो बाहर मैग्नेटिक फील्ड आर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनली घटता है और बाहर मैग्नेटिक फील्ड होता है μ0I/2π स्मॉल आर। तो करेक्ट आंसर ये होगा कि अंदर मैग्नेटिक फील्ड लीनियरली बढ़ता है, सरफेस पे मैक्सिमम और बाहर 1/r के टाइप से डिक्रीज होता है। तो इसमें फर्स्ट आंसर करेक्ट होगा। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। तो देखो इस टाइप का क्वेश्चन हमारे रेजोनेंस की शीट में दे रखा है, एक्सरसाइज 2 का ही क्वेश्चन है, डेटास थोड़े से डिफरेंट है ना। तो देखो इसमें हमको दे रखा है कि 2 सिंपल पेंडुलम है ना,
जो छोटा वाला पेंडुलम है उसकी लेंथ 100 सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर है, और जो बड़ा वाला पेंडुलम है उसकी लेंथ 121 सेंटीमीटर है, मतलब इसको 1.21 मीटर बोल सकते हैं ना। अब देखो ये दोनों पेंडुलम है ना, दोनों पेंडुलम को ऑस्किलेट करा रहे हैं, और हमको दे रखा है कि इनिशियली दोनों पेंडुलम सेम फेज से स्टार्ट हो रहे हैं, मतलब इनिशियली ये पेंडुलम भी इक्विलिब्रियम से स्टार्ट हो रहा है और ये पेंडुलम भी इक्विलिब्रियम से स्टार्ट हो रहा है, मतलब दोनों पेंडुलम सेम फेज से स्टार्ट कर रहे हैं और ऑस्किलेट कर रहे हैं। तो हमको पता है कि जो ये पहला वाला जो पेंडुलम है उसकी लेंथ कम है तो टाइम पीरियड भी कम, तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, मतलब तेज़ी से ऑस्किलेट करेगा। और जो दूसरा वाला पेंडुलम है उसकी लेंथ ज़्यादा है तो टाइम पीरियड भी ज़्यादा होगा, तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, तो ये धीरे धीरे ऑस्किलेट करेगा। तो ये पेंडुलम तेज़ी से ऑस्किलेट करेगा और धीरे धीरे ऑस्किलेट करेगा। तो हमको देखना है कि कितने ऑस्किलेशन के बाद दोनों वापस सेम फेज में आ जाएंगे, मतलब वापस मीन पोजीशन से एक साथ कब पास होंगे वो देखना है। तो चलो उसके लिए पहले दोनों का टाइम पीरियड निकाल लेते हैं। ठीक है, बताओ जो पहला पेंडुलम है उसका टाइम पीरियड कितना होगा, 2π√L/g, तो L तो 1, अपन g को ऐसे ही रहने देता हूँ, तो इसका टाइम पीरियड तो 2π, सॉरी है ना, इसका टाइम पीरियड तो 2π/√g इतना होगा। और ऐसे ही जो दूसरा पेंडुलम है उसका टाइम पीरियड कितना होगा, 2π√L तो 1.21/g, तो इसका टाइम पीरियड 2π/√g इंटू 1.1। वैसे तो 2π/√g को लादने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कर सकते हैं कि पहले का टाइम पीरियड प्रोपोर्शनल टू √1 और दूसरे का टाइम पीरियड प्रोपोर्शनल टू √1.21, ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन हमने लिख दिया है ना कि पहले का इतना और दूसरे का इतना। तो ये पेंडुलम तो तेज़ी से ऑस्किलेट करेगा और ये धीरे धीरे ऑस्किलेट करेगा। तो कितने ऑस्किलेशन के बाद दोनों पेंडुलम वापस सेम फेज में आ जाएंगे वो देखना है ना। तो तुम सोच के बताओ कि जितने टाइम में ये पेंडुलम 5 ऑस्किलेशन करता है उतने टाइम में ये पेंडुलम 6.3 ऑस्किलेट करे, तब तो दोनों सेम फेज में नहीं आ पाएंगे। बताओ 5 ऑस्किलेट करके ये पेंडुलम तो मीन पोजीशन पर होगा, लेकिन तब तक बेचारा ये पेंडुलम बीच में कहीं अटका होगा, तो दोनों सेम फेज में नहीं आ सकते। लेकिन सोच के बताओ कि जितने टाइम में ये पेंडुलम 5 ऑस्किलेट कर रहा है उतने टाइम में ये पेंडुलम 6 ऑस्किलेशन करे या 7 ऑस्किलेशन करे, तो ये पेंडुलम 5 ऑस्किलेशन करके मीन पोजीशन पर पहुंच जाएगा, ये 6 या 7 ऑस्किलेट करके मीन पोजीशन पर पहुंच जाएगा, तो दोनों वापस सेम फेज में आ जाएंगे। तो बस हम पक्का बोल सकते हैं ना, पक्का बोल सकते हैं कि दोनों, है ना, कंफर्म बोल सकते हैं कि दोनों वापस सेम फेज में कब होंगे, जब जितने टाइम में ये पेंडुलम कुछ इंटीजर नंबर ऑफ ऑस्किलेशन करता है उतने ही टाइम में ये पेंडुलम भी कुछ इंटीजर नंबर ऑफ ऑस्किलेशन करे, तो दोनों वापस सेम फेज में आ जाएंगे। ठीक है, तो कंसेप्ट ये है कि सेम फेज में आने के लिए जितने टाइम में ये पेंडुलम कुछ इंटीजर नंबर ऑफ ऑस्किलेशन कर रहा है उतने टाइम में ये पेंडुलम भी इंटीजर नंबर ऑफ ऑस्किलेशन करना चाहिए। तो चलो भगवान का नाम लेकर के मान लेते हैं कि जितने टाइम में ये पेंडुलम n1 नंबर ऑफ इंटीजर ऑस्किलेशन कर रहा है उतने टाइम में ये पेंडुलम n2 नंबर ऑफ इंटीजर ऑस्किलेशन कर रहा है। तो बस बताओ इस पेंडुलम को n1 ऑस्किलेशन में कितना टाइम लगेगा, n1 इंटू T1, यानी इसका टाइम पीरियड T1 है, एक ऑस्किलेशन में टाइम T1 है, तो n1 ऑस्किलेशन में कितना टाइम लगेगा, n1 इंटू T1, तो n1 इंटू T1 कितना है, 2π/√g। और बताओ उतने टाइम में ये पेंडुलम n2 ऑस्किलेशन कर रहा है, तो इस पेंडुलम को n2 ऑस्किलेशन में कितना टाइम लगेगा, काटना पड़ेगा, सॉरी ना, तो उतने टाइम में ये पेंडुलम n2 ऑस्किलेशन कर रहा है, तो n2 ऑस्किलेशन में कितना टाइम लगेगा, n2 इंटू T2, तो n2 इंटू T2 कितना है, 2π/√g इंटू 1.1 ये है। और तुम बताओ कि सेम फेज के लिए जितने टाइम में ये पेंडुलम n1 ऑस्किलेट कर रहा है उतने टाइम में ये पेंडुलम n2 ऑस्किलेशन कर लेना चाहिए, मतलब टाइम सेम होना चाहिए। इसको सॉल्व करेंगे, तो बस इसको सॉल्व करेंगे तो 2π/√g तो कैंसिल हो जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो बताओ n1/n2 इक्वल टू अपने पास कितना आ गया, ये 1.1/1, या इसको सॉल्व करेंगे तो सिंपलेस्ट रेशियो कितना आ गया, 11/10। तो सॉल्व करेंगे तो n1/n2 का सिंपलेस्ट रेशियो कितना आ गया, 11/10। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि पहली बार है ना, पहली बार दोनों सेम फेज में कब आएंगे,
जब n1 इक्वल टू 11 और n2 इक्वल टू 10 हो, मतलब जितने टाइम में ये पेंडुलम 11 ऑस्किलेशन कर लेगा उतने ही टाइम में ये पेंडुलम 10 ऑस्किलेशन कर लेगा और दोनों सेम फेज में आ जाएंगे। तो पहली बार दोनों सेम फेज में कब आएंगे? जब n1 इक्वल टू 11 और n2 इक्वल टू 10 हो। दूसरी बार सेम फेज में कब आएंगे? जब n1 इक्वल 22 और n2 इक्वल 20। तीसरी बार सेम फेज में तब आएंगे जब n1 इक्वल टू 33 और n2 इक्वल टू 30। तो ऐसे ऐसे बहुत बार सेम फेज में आएंगे, लेकिन पहली बार दोनों सेम फेज में कब आएंगे? जब n1 इक्वल टू 11 और n2 इक्वल टू 10 हो। मतलब ये 11 ऑस्किलेशन करेगा उतने टाइम में ये 10 ऑस्किलेशन करेगा और दोनों सेम फेज में आएंगे। तो पहली बार सेम फेज में आएंगे तब तक इस छोटे पेंडुलम के नंबर ऑफ ऑस्किलेशन 11 होंगे। तो आंसर थर्ड करेक्ट होगा। तो हमारे रेजोनेंस की शीट में एक्सरसाइज 2 में इसी टाइप का क्वेश्चन है, बस डेटा थोड़े से चेंज किए हैं। एक 100 है और दूसरा 144 है और यहाँ 121 है। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। तो इसमें हमको दे रखा है कि माइनस क्यू और प्लस क्यू के चार्ज हैं, इनकी भी डिस्टेंस बहुत स्मॉल है। तो इससे आर जितनी लार्ज डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्रोक्सीमेटली किसके प्रोपोर्शनल होगा वो देखना है। तो इसको तो डायरेक्ट कर सकते हैं। तुम बताओ कि इस बार लकीली जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव चार्ज है और हमको पता है कि प्लस क्यू और माइनस क्यू के जोड़े को डायपोल बोलते हैं और इसकी लेंथ बहुत ही स्मॉल है, लिख रखा है ना, इसकी लेंथ बहुत ही स्मॉल है, मतलब एक छोटा डायपोल होगा, है ना। और इससे लार्ज डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है। तो हमको पता है कि स्मॉल डायपोल के कारण लार्ज डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो 1/r³ पे डिपेंड करता है, चाहे पॉइंट एक्सियल हो, इक्वेटोरियल हो या बीच वाला कोई पॉइंट हो। लेकिन स्मॉल डायपोल के कारण लार्ज डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड 1/r³ पे डिपेंड करता है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड 1/r³ पे डिपेंड करेगा। फोर्थ आंसर होगा करेक्ट। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 45 को देखते हैं। तो इसमें हमको दे रखा है कि कोई अल्टरनेटिंग सोर्स है जिसका वोल्टेज V इक्वल टू 200 sin 100t के टाइप से चेंज कर रहा है। अब उसके साथ इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टर तीनों लगा दिए हैं। इंडक्टेंस 10 हेनरी, कैपेसिटेंस 10 माइक्रोफेरेड और रेजिस्टेंस 50 ओम है। तो बस हमको पूछा है कि एक तो इस सिस्टम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी कितनी होगी वो देखना है, इसको रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हैं, और ये जो अल्टरनेटिंग सोर्स है उसकी फोर्सिंग फ्रीक्वेंसी कितनी होगी वो देखना है। कर सकते हैं। चलो पहले तो हमको पूछा है कि सर्किट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी या रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। तो हमको पता है कि बता इस LCR सर्किट है ना, तो बता इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी या रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, पहले एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं। तो LCR सर्किट की नेचुरल या एंगुलर फ्रीक्वेंसी तो कितनी होती है? सिंपली 1/√LC। तो लिख देता हूँ कि इसकी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी 1/√L 10 हेनरी और C कितना है? 10 माइक्रो, मतलब 10⁻⁻6। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 100 रेडियन पर सेकेंड। तो ये सिस्टम की रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। और हमको रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में देखनी है। तो होता ओमेगा को खोल करके 2πfr, 2π को उधर ट्रांसफर करेंगे तो fr इक्वल टू कितना हो गया? 100/2π, मतलब 50/π हर्ट्ज। तो ये सिस्टम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी हो गई, जिसको दूसरे शब्दों में रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं। तो इस सिस्टम की रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी 50/π हर्ट्ज होगी। अब हमको इस अल्टरनेटिंग सोर्स की फ्रीक्वेंसी, जिसको फोर्सिंग फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हैं, उसको देखना है। तो बता इसको V0 sin ωt से कंपेयर कर सकते हैं। तो इसमें ओमेगा मतलब सोर्स की फ्रीक्वेंसी का काम कौन करेगा? 100 ये करेगा। तो सोर्स की फ्रीक्वेंसी 100 रेडियन पर सेकेंड है। ये तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। हर्ट्ज वाली फ्रीक्वेंसी के लिए यहाँ भी ओमेगा को 2πf, तो ट्रांसफर करेंगे तो f इक्वल टू 100/2π, मतलब 50/π हर्ट्ज। तो इस बार तो सिस्टम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी भी 50/π हर्ट्ज है और सोर्स की फ्रीक्वेंसी मतलब फोर्सिंग फ्रीक्वेंसी भी 50/π हर्ट्ज है। तो ये फोर्थ आंसर होगा। लेकिन इसमें भी देख सकते हैं कि इस बार सिस्टम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी 50/π है और सोर्स की फ्रीक्वेंसी मतलब फोर्सिंग फ्रीक्वेंसी 50/π है। मतलब इस बार फोर्सिंग फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच कर रही है। और हमको पता है कि
मैंने हमको बताया कि कभी भी सोर्स की फ्रीक्वेंसी मतलब फोर्सिंग फ्रीक्वेंसी सिस्टम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाए तो इस सिस्टम का एम्पलीट्यूड एबनॉर्मली बहुत ही लार्ज हो जाएगा। इस सिचुएशन को रेजोनेंस बोलते हैं। तो इस बार जो सिस्टम होगा वो रेजोनेंट कंडीशन में होगा, मतलब इसमें करंट का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा, है ना। और हमारे इंस्टीट्यूट का नाम भी रेजोनेंस इसीलिए रखा है। तो हमारे इंस्टीट्यूट का एक कंसेप्ट है कि अगर टीचर के सिखाने की फ्रीक्वेंसी बच्चों के सीखने की फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाए तो बच्चों का परफॉर्मेंस एबनॉर्मली बहुत ही लार्ज हो जाएगा। और ये हमारा रेजोनेंस इंस्टीट्यूट की डेफिनेशन है, ये हमारा रेजोनेंस इंस्टीट्यूट है। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। तो इसमें हमको दे रखा है कि कोई न्यूक्लियस है, ये दो न्यूक्लियस में टूटता है और इनका मास नंबर 125 और 64 है। तो इन दोनों डॉटर न्यूक्लियस की रेडियस का रेशो क्या होगा वो देखना है। ठीक है, तो न्यूक्लियर फिजिक्स में सबसे स्टार्टिंग में बताते हैं कि न्यूक्लियस की जो रेडियस है वो मास नंबर पर डिपेंड करती है और न्यूक्लियस की रेडियस होती कितनी, r इक्वल टू आर नॉट ए की पावर 1/3। जब आर नॉट तो कांस्टेंट होता है, मतलब न्यूक्लियस की रेडियस ए की पावर 1/3 मतलब मास नंबर की पावर 1/3 पे डिपेंड करती है। तो बस हम बोल सकते हैं कि पहले की न्यूक्लियस की रेडियस अपन दूसरे की न्यूक्लियस की रेडियस इक्वल टू a1 की पावर 1/3 ओपन a2 की पावर 1/3। तो a1 125 की पावर 1/3 ओपन a2 64 की पावर 1/3। 125 का क्यूब रूट करेंगे तो 5 और 64 का क्यूब रूट करेंगे तो 4। तो इन दोनों के न्यूक्लियस की रेडियस का रेशो क्या आएगा, 5:4। तो एक आंसर 1 करेक्ट है। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। तो इसमें हमको दे रखा है कि ग्राउंड से किसी बॉल को 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इसको वर्टिकल से 60 डिग्री एंगल पर प्रोजेक्ट किया है। तो बताओ वर्टिकल से एंगल 60 डिग्री है तो हॉरिजॉन्टल से कितना होगा, ऑब्वियसली 30 डिग्री। बस अब ये बॉल ऐसी ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल कर रही है तो हाईएस्ट पॉइंट पर बॉल की स्पीड कितनी होगी वो देखना है। तो हमको पता है कि बॉल को टेढ़ा फेंका है तो इसकी वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट होंगे, इसको तो भूल जाते हैं, इसी का यूज़ करते हैं। तो होता है इसकी वेलोसिटी 10 और इसके साथ एंगल 30 है तो ये कंपोनेंट तो कितना हो गया 10 cos 30 और इसके साथ एंगल नहीं बन रहा है तो ये कंपोनेंट 10 sin 30। अब ये बॉल प्रोजेक्टाइल मोशन करेगी तो हमको पता है कि हाईएस्ट पॉइंट पर एक इंस्टेंट के लिए इसकी y वेलोसिटी तो 0 हो जाएगी, लेकिन प्रोजेक्टाइल में x वेलोसिटी कभी चेंज होती नहीं है। x वेलोसिटी u cos थीटा की u cos थीटा ही रहेगी, मतलब 10 cos 30 इतनी रहेगी। तो बस हाईएस्ट पॉइंट पर y वेलोसिटी तो 0 और x वेलोसिटी 10 cos 30, तो हाईएस्ट पॉइंट पर रिजल्टेंट वेलोसिटी भी 10 cos 30 होगी। तो 10 इंटू cos 30 √3/2। तो ये सॉल्व करेंगे तो 5√3 मीटर पर सेकेंड। तो करेक्ट आंसर 4 होगा। तो कई लोग क्वेश्चन को ढंग से नहीं पढ़ते हैं और बस 60 डिग्री एंगल हॉरिजॉन्टल से समझ जाते हैं, तो फिर हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी 10 cos 60 मतलब 5 लिख करके आ जाते हैं, तो गलत है। तो इसीलिए ध्यान रखना कि पेपर ढंग से केयरफुली रीड करना, ऐसी छोटी छोटी सिली मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 48 इसको देखते हैं। तो इसमें हमको दे रखा है कि ए और बी इनपुट हैं, उसके बाद ऐसे बहुत सारे लॉजिक गेट हैं और सी आउटपुट है। तो बस हमको देखना है कि इसकी करेक्ट ट्रूथ टेबल क्या होगी, मतलब ए और बी की अलग अलग वैल्यू के अकॉर्डिंग सी कितना होगा वो हमको देखना है ना। तो इसको दोनों टाइप से कर सकते हैं। एक तो छोटे बच्चों टाइप से वैल्यू रख करके देख सकते हैं कि ए की वैल्यू रखो, बी की वैल्यू रखो और उससे आउटपुट अचीव करो, ऐसे कर सकते हो। या फिर तुम चाहो तो अगर ज़्यादा स्मार्ट हो तो उसको बुलियन अलजेब्रा से भी कर सकते हैं, जो हम सेमीकंडक्टर में लॉजिक गेट के टाइम पर बुलियन अलजेब्रा पढ़ाते हैं, उससे भी तुम कर सकते हो। चलो मैं इसको थोड़ी फास्ट कैलकुलेशन के लिए बुलियन अलजेब्रा से कर रहा हूँ, है ना। तो देखो स्टार्ट करते हैं। इधर इनपुट ए है ना, तो इधर से ए भेजेंगे तो इधर भी ए एंटर करेगा, इधर ए जाएगा तो नॉट गेट हो तो उसका उल्टा कर देगा ए बार। इधर ए बार है तो इधर भी कितना एंटर करेगा ए बार। और इधर बी दूसरा इनपुट बी है तो इधर बी भेजेंगे तो इधर बी एंटर करेगा और बी भेजेंगे तो इधर भी बी एंटर करेगा। हाँ
अब चलो आगे बढ़ते हैं। तो बता पहले इसकी बात करते हैं। तो इधर से एंटर करेगा ए, इधर से एंटर करेगा बी। तो होता है जो एंड गेट है वो दोनों का मल्टीप्लाई करेगा, मतलब ए इंटू बी कर देगा। और आगे जो बबल है वो नॉट गेट की निशानी वो उसका उल्टा कर देगा। तो इससे है ना, इससे बन करके क्या आएगा, इससे निकल कर क्या आएगा, ए डॉट बी का बार। ये थोड़ा डिस्टर्बेंस है ना, तो ये ध्यान रखना कि इधर से ए इधर से बी, एंड गेट दोनों का मल्टीप्लाई करेगा तो ए डॉट बी, और आगे जो बबल है वो नॉट गेट की निशानी उसका उल्टा कर देगा तो ए डॉट बी का बार हो जाएगा। इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। तो बताओ डी मॉर्गन्स थ्योरम के अकॉर्डिंग ए डॉट बी का होल बार को हम क्या लिख सकते हैं, ए बार प्लस बी बार ऐसे लिख सकते हैं। इधर देखते हैं, तो इधर ए बार एंटर कर रहा है, इधर से बी एंटर कर रहा है, एंड गेट दोनों का मल्टीप्लाई कर देगा, मतलब ए बार इंटू बी करेगा, और आगे जो बबल है वो नॉट गेट की निशानी वो उसका उल्टा कर देगा। तो इससे निकल करके क्या आएगा, ए बार डॉट बी का होल बार। और हमको पता है कि डी मॉर्गन्स थ्योरम के अकॉर्डिंग इन दोनों को अलग करेंगे तो मल्टीप्लाई एडिशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अलग अलग करेंगे तो ए बार का बार प्लस बी बार ये आएगा। और हमको पता है कि उल्टे का उल्टा सीधा होता है, तो ए बार के बार को ए बोल सकते हैं प्लस बी बार ये हो गया। तो बस बताओ यहाँ से कितना एंटर करेगा, ए बार प्लस बी बार, यहाँ से कितना एंटर करेगा, ए प्लस बी बार। अब ये जो एंड गेट है वो दोनों का मल्टीप्लाई कर देगा, है ना। तो इधर से ए बार प्लस बी बार, इधर से एंटर करेगा ए प्लस बी बार। तो ये जो एंड गेट है वो दोनों का मल्टीप्लाई करेगा, तो अपना फाइनल आउटपुट कितना आएगा, ए बार प्लस बी बार मल्टीप्लाइड बाय ए प्लस बी बार, इतना आएगा। बस अब इसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना। तो इसको जैसे ब्रैकेट सॉल्व करते हैं ऐसे नॉर्मल टाइप से मल्टीप्लाई करते हैं। तो चलो पहले इसमें इसका मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसमें इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ए बार डॉट ए, फिर इसमें इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा, ए बार इंटू बी बार ये आ जाएगा। उसका काम हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, बी बार डॉट ए आएगा। और फिर इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, बी बार डॉट बी बार। अब अपने बुलियन अलजेब्रा के कंसेप्ट का यूज़ करते हैं। तो बताओ ए इंटू ए बार का मल्टीप्लाई कितना होगा, 0। किसी में भी उसके उल्टे का मल्टीप्लाई करें तो 0 ही आएगा, है। जैसे ए 1 हो तो ए बार 0 तब भी मल्टीप्लाई 0, और ए 0 हो तो ए बार 1 तब भी मल्टीप्लाई 0। तो कभी भी ए में ए बार का मल्टीप्लाई करेंगे तो निश्चित 0 आएगा। और बी बार इंटू बी बार, तो बी बार इंटू बी बार कितना होता है, सिंपली बी बार ही होता है। बताओ किसी में भी उसी का मल्टीप्लाई करें तो वही क्वांटिटी आती है ना। जैसे बताओ 0 और 0 का मल्टीप्लाई करें तो 0, और 1 और 1 का मल्टीप्लाई करें तो 1। तो ए और ए का बुलियन मल्टीप्लाई ए होता है, तो वैसे ही बी बार और बी बार का बुलियन मल्टीप्लाई बी बार हो गया। तो बस अपने पास क्या आया, इसको हटा देता हूँ ना। तो ये अपने पास क्या बचा, ये तो 0 हो गया ना। तो अपने पास क्या बचा, ए बार बी बार प्लस बी बार ए प्लस बी बार। तो इन तीनों में बी बार को कॉमन ले सकते हैं ना। तो बी बार को कॉमन लेंगे तो इधर तो कितना आ जाएगा, ए बार प्लस इधर कितना आएगा, ए आ जाएगा, प्लस इधर कितना आएगा 1, है ना। और हमको पता है कि 1 में तुम किसी को भी ऐड करो आंसर 1 ही आएगा, है ना। 1 में 0 को ऐड करो तब भी बुलियन एडिशन 1, और 1 में 1 को ऐड करो तब भी बुलियन एडिशन 1। तो 1 में तुम किसी को भी ऐड करो इसका एडिशन 1 ही आएगा, मतलब अंदर वाली पूरी चीज़ 1 होगी। तो फाइनल आंसर बी बार इंटू 1 मतलब बी बार। तो अपना फाइनल आउटपुट क्या होगा, बी बार होगा, है ना। तो अपना फाइनल आउटपुट है, अपना जो फाइनल आउटपुट होगा वो सिंपली बी बार होगा। मतलब ए की वैल्यू चाहे कितनी भी हो, है ना, ए की वैल्यू कितनी भी हो, फाइनल आउटपुट बी बार होगा, मतलब बी का उल्टा। तो ए की वैल्यू की ओर देखने की जरूरत है ही नहीं, है ना। बस फाइनल आउटपुट बी का उल्टा होगा। बी 0 है तो आउटपुट 1, बी 1 है तो आउटपुट 1 का उल्टा 0, बी 0 तो आउटपुट 0 का उल्टा 1, और बी 1 है तो आउटपुट 1 का उल्टा 0। ए से कोई मतलब नहीं है, तो ये फर्स्ट आंसर सही होगा। बाकी किसी में भी चीज़ सेटिस्फाई नहीं हो रही है। तो देखो इसीलिए हम लॉजिक गेट के टाइम पे बच्चों को बुलियन अलजेब्रा बताते हैं। मुझे एक्सप्लेन करने में भले ही टाइम लग गया हो, लेकिन बच्चे इसको फटाफट 1 मिनट में कर सकते हैं।
जिसकी बुलियन अलजेब्रा पर अच्छी कमांड और अच्छी प्रैक्टिस की हो तो इजीली कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी के मेडिकल के बच्चे को बुलियन अलजेब्रा अगर नहीं आता हो तो फिर इसको छोटे बच्चों टाइप से वैल्यू रख करके देख सकते हैं कि पहले ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू 0, तो उससे आउटपुट कितना आएगा, है ना। एक कम से कम एक ऑब्जर्वेशन बता देता हूँ। जैसे कि पहले केस में, है ना, पहले केस में A0 B0 रखेंगे तब आउटपुट क्या आएगा वो वैल्यू रख करके भी देख सकते हैं ना। तो चलो A0 तो इधर कितना जाएगा 0, इधर 0 है तो नॉट गेट उसका उल्टा कर देगा 1, इधर 1 तो इधर भी 1, और B0 है तो इधर भी 0 जाएगा और इधर भी 0। तो बताओ ये एंड गेट दोनों का मल्टीप्लाई करेगा तो 0 इंटू 0 का मल्टीप्लाई 0, और आगे बबल नॉट गेट की निशान है उसका उल्टा कर देगा 1। यहाँ भी एंड गेट इसका मल्टीप्लाई करेगा तो 1 और 0 का मल्टीप्लाई 0, और नेट नॉट गेट उसका उल्टा कर देगा 1। तो बताओ इधर से भी एंटर करेगा 1, इधर से भी एंटर करेगा 1, तो एंड गेट दोनों का मल्टीप्लाई करेगा तो 1 इंटू 1 का मल्टीप्लाई 1, मतलब अपना फाइनल आउटपुट 1। तो A0 B0 तो आउटपुट 1। जैसे पहला ऑब्जर्वेशन चेक किया वैसे ही बाकी भी वैल्यूज चेक कर सकते हो तो उससे भी आंसर आएगा। लेकिन वैल्यू रखने से थोड़ा सा टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा, थोड़ा सा लेंदी होगा, लेकिन बुलियन अलजेब्रा से ज़्यादा इजीली होता है, इसको इसी से ही करना चाहिए। चलो क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। तो इसमें हमको दे रखा है कि दो ट्रांसपेरेंट मीडियम है। फर्स्ट ट्रांसपेरेंट मीडियम में लाइट की स्पीड 1.5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में लाइट की स्पीड 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड ये दे रखी है। तो हमको पूछा है कि इन दोनों मीडियम के लिए क्रिटिकल एंगल कितना होगा वो देखना है। तो हमको पता है कि लाइट की स्पीड दे रखी है तो उससे हम दोनों मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमको पता है कि एयर है वैक्यूम में लाइट की स्पीड मैक्सिमम होती है C0, और किसी और ट्रांसपेरेंट मीडियम में लाइट की स्पीड घट जाती है C0/n हो जाती है। तो बताओ पहले मीडियम में लाइट की स्पीड है उसको खोल करके हम C0/n1 लिख सकते हैं। तो ट्रांसफ़र करेंगे तो n1 इक्वल टू कितना हो जाएगा C0 दिस थिंग। C0 तो वैक्यूम में लाइट की स्पीड 3 इंटू 10⁸ अपन ये 1.5 इंटू 10⁸, तो इससे n1 मतलब पहले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 आ गया। ऐसे बताओ दूसरे मीडियम में लाइट की जो स्पीड है उसको भी हम C0/n2 लिख सकते हैं। ट्रांसफ़र करेंगे तो n2 C0 दिस थिंग। C0 तो वैक्यूम में लाइट की स्पीड 3 इंटू 10⁸, अपन ये 2 इंटू 10⁸, तो दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 मतलब 1.5 आ गया। है ना, हमको पता है कि इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है तो ये डेंसर मीडियम, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो ये रेयर मीडियम है ना। और क्रिटिकल एंगल डिफाइंड तब होता है जब रे डेंसर से रेयर मीडियम की ओर जा रही हो। ठीक है, तो हमको पता है कि होता कभी भी लाइट रे डेंसर से रेयर मीडियम की ओर जाए तो नॉर्मल से दूर मुड़ जाती है, और जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस पर रिफ्रैक्टेड रे सरफेस के बिल्कुल पैरेलल निकल जाए उसको क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। तो क्रिटिकल एंगल के लिए सिंपली लिमिटिंग रे में इंसिडेंट और रिफ्रैक्टेड रे के बीच स्नेल का रूल लगा तो सकते हैं लेकिन जरूरत नहीं है ना। क्रिटिकल एंगल का जो रिजल्ट होता है उसको हम अलग से बताते हैं ना। तो क्रिटिकल एंगल को हम पूरा डिटेल में डिराइव भी करते हैं लेकिन रिजल्ट भी अलग से बताते हैं कि बताओ क्रिटिकल एंगल कितना होता है, साइन इनवर्स n कम अपन n ज़्यादा। तो साइन इनवर्स n कम तो कितना है 3/2, अपन n ज़्यादा कितना है 2, तो क्रिटिकल एंगल कितना आ गया हमारे पास साइन इनवर्स 3/4, या साइन इनवर्स 3/4 को हम क्या लिख सकते हैं 0.75। तो साइन इनवर्स 0.75 फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। चलो बच्चों लास्ट 50 क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसमें हमको दे रखा है कि कोई बड़ा सा सर्कुलर लूप है जिसमें नंबर ऑफ वाइंडिंग हमको कितनी दे रखी है 1000, उसके बाद इसकी रेडियस कितनी है 10 मीटर, है ना। अब हम क्या करें कि इसको इस हॉरिजॉन्टल डायमीटर के अबाउट 2 रेडियन पर सेकेंड की एंगुलर वेलोसिटी से घुमा रहे हैं, है ना। मतलब ये जैसे लूप ऐसा है तो इसको इस टाइप से घुमा रहे हैं 2 रेडियन पर सेकेंड की एंगुलर वेलोसिटी से इसको घुमा रहे हैं। और हमको दे रखा है कि इसको काटने वाला कौन है, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड का वर्टिकल कंपोनेंट इसको काटने वाला है, जहाँ अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का वर्टिकल कंपोनेंट इतना दे रखा है।
कॉइल का रेजिस्टेंस इतना दे रखा है, तो बस हमको देखना है कि इसमें जो करंट प्रोड्यूस होगी उसकी मैक्सिमम वैल्यू मतलब उसका एम्पलीट्यूड कितना होगा वो देखना है। तुम खुद बताओ कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में इस लूप को घुमा रहे हैं ना, और तुमको क्लियरली बताया था कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में किसी लूप को घुमाए तो ये नमूना क्या बन गया, अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर। और वैसे तो पूरा डिटेल बताते हैं लेकिन रिजल्ट भी साथ में याद कराते हैं कि अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर में वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू एन बी ओमेगा होती है, तो करंट की मैक्सिमम वैल्यू होगी डिवाइडेड बाय आर। या अगर किसी को नहीं पता हो तो उसको बेसिक से किया भी जा सकता है, क्योंकि पहले फ्लक्स देखेंगे। या तो मान लेते हैं कि ये लूप को लगातार घुमा रहे हैं, टी टाइम में थीटा इक्वल टू ओमेगा टी जितना घूम जाएगा, तो टी टाइम में इससे गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा, एन बी ए कॉस थीटा। तो एन बी ए इसका इनक्लोज एरिया और कॉस थीटा की जगह ओमेगा टी, बस फ्लक्स चेंज कर रहा है तो उसके कारण लूप में ईएमएफ या वोल्टेज प्रोड्यूस होगा और कितना होगा, माइनस डी फाई बाई डी टी। तो इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, ये वोल्टेज आ गया, वोल्टेज भी प्रोड्यूस हो गया, सर्किट भी कंप्लीट है तो करंट भी फ्लो होगी, और करंट रास्ते का टोटल वोल्टेज या नेट ईएमएफ अपन रास्ते का टोटल रेजिस्टेंस आर का डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, एन बी ओमेगा अपन आर इंटू साइन ओमेगा टी। तो बस बताओ करंट जो है उसको आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी से कंपेयर कर सकते हैं, तो बताओ करंट के एक्सप्रेशन में साइन के पीछे जो भी आएगा वो करंट के एम्पलीट्यूड का काम करेगा, जिसको दूसरे शब्दों में करंट की मैक्सिमम वैल्यू भी बोल सकते हैं। तो करंट की मैक्सिमम वैल्यू या करंट का एम्पलीट्यूड कितना आ गया अपने पास, एन बी ओमेगा ओपन आर ही आ गया। तो ये तो मैंने इतना सारा किया है, लेकिन हम मेडिकल के बच्चों को पूरा डिटेल में डिराइव भी कराते हैं, लेकिन साथ में रिजल्ट को भी अलग से याद करवाते हैं। तो क्लास के टाइम पे क्लियरली बताया था कि अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर है, तो उसमें वोल्टेज का एम्पलीट्यूड तो एन बी ओमेगा, तो ऑब्वियसली करंट का एम्पलीट्यूड एन बी ओमेगा ओपन आर। बस अब तो हम ढंग से वैल्यू रखते हैं। तो एन नंबर ऑफ वाइंडिंग कितनी है, 1000, बी अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड वो कितना है, 2 इंटू 10 टू द पावर -5 टेस्ला। ये लिख देता हूँ। ए लूप से एनक्लोज एरिया पाई आर स्क्वायर, तो पाई इंटू आर कितना है, 10 का स्क्वायर ओमेगा, तो ओमेगा हमको 2 रेडियन पर सेकेंड दे रखा है डिवाइड बाय आर, तो आर हमको कितना दे रखा है, 12.56 ओम। दोस्त तुम बताओ कि पाई की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 3.14 होती है और ये 12.56 है, मतलब पाई का कितना टाइम्स है यार, 4 टाइम्स है ना। तो पाई का 4 टाइम्स है तो रेजिस्टेंस को शॉर्ट फॉर्म में 4 पाई लिख सकते हैं। तो पाई से पाई कैंसिल, ये 4 से 4 कैंसिल, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो करंट का एम्पलीट्यूड 1 एम्पियर आ जाएगा। करंट का एम्पलीट्यूड 1 एम्पियर, दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि करंट की मैक्सिमम वैल्यू 1 एम्पियर, या हिंदी में बोलेंगे कि धारा का शिखर मान कितना होगा, 1 एम्पियर। ये फर्स्ट आंसर करेक्ट होगा।